ये सीरीज का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिस पर अच्छा सपोर्ट आया था। लेकिन अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, पहले जाकर उसे देख लेना। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कि जापान में रहता था और 9 से 5 की जॉब करता था, पर अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो जाने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और रिटायर हो गया। खैर, जब वो नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहा था तभी अचानक से वो अजीब सी दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है। खैर, हमारे मेन कैरेक्टर केनेजी के पास नॉर्मली कोई मैजिक पावर तो नहीं है, लेकिन एक खास सिस्टम है जिससे वो रियल वर्ल्ड से सामान ऑर्डर कर सकता है। इसके लिए उसे पैसा जरूर देना पड़ेगा, लेकिन इस वर्ल्ड में उन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है जो कि केनिची फ्यूचर से मंगवाता है। इसी कारण से पिछले पार्ट में केनिची ने अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर लिया था। मतलब उसके पास इतने पैसे तो थे कि वो आराम से खाने पीने का इंतजाम कर सके। उसने फैसला किया कि वो इस वर्ल्ड में अपने लिए घर बनाएगा, जिसके लिए उसने जंगल को ही सही जगह चुना, क्योंकि वहाँ उसे जमीन लेने की जरूरत नहीं। उसने कुछ मशीन्स मंगाकर पेड़ काटे और एक जगह तैयार की जहाँ वो घर बना सकता है। अभी इसी के आगे से ये पार्ट शुरू होता है। हम देखते हैं कि केनिची अभी प्रिमुला और उसके फादर मेलो से मिलने के लिए गया था, क्योंकि केनिची ने अपनी ऑनलाइन शॉप से थोड़ा सा नमक और शक्कर खरीदा। अगर प्रिमुला के फादर को वो पसंद आ जाता है तो ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो कि डेली बेसिस पर लोगों को जरूरत होती है। अभी जब प्रिमुला के फादर मेलो केनिची के लिए प्रोडक्ट को चेक करते हैं तो उन्हें उसकी क्वालिटी बहुत पसंद आती है, लेकिन वो केनिची से माफी मांगते हुए उसे बताते हैं कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ के सॉल्ट और शुगर के सारे राइट स्टेट के पास है। मतलब वो चाह कर भी केनिची से ये दोनों चीजें खरीद नहीं सकते, वरना इसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। केनिची कहता है कि कोई बात नहीं। वैसे प्रिमुला के फादर कहते हैं कि वो खुद केनिची को बुलाने वाले थे, क्योंकि पिछले पार्ट में जो नेकलेस वाले क्रिस्टल्स उन्होंने केनिची से खरीदे थे वो बहुत ही इजिली और अच्छे अमाउंट में बिक गए, इसलिए अब उन्हें और वैसे ही क्रिस्टल चाहिए। केनिची उन्हें क्रिस्टल निकाल कर देता है, जिसके बाद केनिची को 15 गोल्ड कॉइन मिलते हैं, जो कि अगर जापानीज करेंसी में देखा जाए तो 3 मिलियन रुपए थे। अभी केनिची के पास अच्छा खासा पैसा तो हो गया था, इस वजह से वो अपनी ऑनलाइन शॉप से वो चीज ऑर्डर कर सकता है जो कि उसने एक दिन पहले देखी। उसने अपनी ऑनलाइन शॉप में एक बड़ा सा कैबिन देखा था, जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक घर की तरह ही है। कैबिन 1.7 मिलियन का है। अभी केनिची के पास इतने पैसे थे, पर वो थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ऑनलाइन स्टोर में पूरा का पूरा कैबिन बना हुआ मिल जाएगा। खैर, उसने एक चीज नोटिस नहीं की और पहले ही उस कैबिन को ऑर्डर कर लिया। जब वो कैबिन वहां पहुंचा तो उसे पता चलता है कि ये कैबिन बना हुआ नहीं है, बल्कि जो लकड़ी के टुकड़े इस कैबिन को तैयार करने के लिए लगते हैं वो पैक होकर आए हैं। केनिची को अभी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी इसे एक घर टाइप का शेप देने के लिए। केनिची सोच रहा था कि सच में ये बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन वो फिर भी काम करना शुरू करता है। तभी वो कैट फैमिली, जिन्हें केनिची ने पार्टी दी थी, वो यहाँ से गुजर रही थी। वो देखते हैं कि केनिची अभी काम में लगा हुआ है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो भी केनिची की मदद करेंगे और बाद में वो उस घर को पूरी तरह से तैयार करवाने में केनिची की मदद करने लगते हैं। वैसे वो जो कैट गर्ल थी उसका नाम माइली है, उसे हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो वो केनिची की मदद करवा रही है। केनिची के लिए नॉर्मली इस घर को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन अभी उन लोगों की मदद से कुछ ही हफ्तों में वो घर बनकर तैयार हो जाता है। अभी केनिची को भी कुछ हफ्ते इसलिए लगे क्योंकि केनिची डेली अपना स्टॉल भी ओपन करता और बाद में फ्री टाइम में अपना ये घर बनाने का काम जारी रखता, क्योंकि वो उस कैट फैमिली को दिन भर तो काम पर नहीं लगा सकता। उनके भी कुछ पर्सनल काम होते हैं। कुछ हफ्तों में केनिची का घर पूरी तरह से तैयार हो चुका था, अभी भी कुछ काम बचे हुए थे, जैसे कि उस लकड़ी को पेंट करना और साथ ही किसी तरह से इलेक्ट्रिक जनरेट करना, क्योंकि वो केनिची के लिए बेसिक नीड है। अब यहाँ से सीधा 1 महीने बीत जाता है, और 1 महीना इसलिए क्योंकि केनिची ने अपने सारे काम निपटा लिए। उसने इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, जिससे उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं, बिजली अपने आप ही बनती जाएगी। साथ ही उसने अपने घर के आसपास फेंस लगा लिए हैं, क्योंकि उसने छोटे छोटे कुछ फेंस टाइप बॉक्स क्रिएट किए हैं जहाँ वो नॉर्मल वेजिटेबल उगा सकता है। वैसे लगभग केनिची के सारे काम खत्म हो चुके थे। इसका मतलब अब समय था सेलिब्रेट करने का, और सेलिब्रेट करने के लिए वो अभी वही टंकी उठा लाता है जिसमें उसने पानी भर लिया था, और अभी पानी गर्म कर वो नहा रहा था। अभी वैसे तो केनिची को मजा आ रहा है, लेकिन उसके मन में अभी यही बात चल रही थी कि इस पानी को फेंकने के बाद जब उसे फिर से इसमें पानी भरना होगा तो उसके लिए उसे साइकिल से वहाँ रिवर तक जाना होगा और इतना ही पानी भरकर यहाँ लाना होगा, क्योंकि उसके घर से वो रिवर थोड़ी सी दूर है। खैर, वो सोचता है कि उसके लिए भी वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि केनिची रोजालिया से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि उसका घर तैयार हो चुका है, इसलिए अब से वो यहाँ इस होटल में रहने नहीं आएगा। अभी रोजालिया इस चीज से दुखी थी, और वो क्यों दुखी है ये चीज तुम समझ सकते हो, पर पहले उसने इस चीज पर यकीन नहीं किया था कि केनिची सच में जंगल में अपने लिए एक घर बनाने वाला है। वो खुश है कि केनिची ने अपना एक गोल पूरा कर लिया, लेकिन अब वो केनिची से मिल नहीं पाएगी। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि आज का मौसम बहुत अच्छा था। केनिची सुबह
जागा तो उसने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सा जंगल में घूम लिया जाए। उसने कैमरा निकाल लिया और जंगल में फूल वगैरह की फोटो खींचने लगा। जब वो अपनी साइकिल से वहाँ से गुजर रहा था तभी अचानक ही एक एरो उसकी साइकिल के टायर में आकर लगता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। केनेजी को अभी कुछ भी समझ में नहीं आया था कि आखिर वो एरो आया कहाँ से, लेकिन तभी कई सारे एरो उसकी तरफ आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए केनेजी एक पेड़ के पीछे आ गया था। केनेजी जब हल्का सा देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक दूसरी बीस्ट फैमिली है। जिस तरह से हमने पहले कैट फैमिली को देखा, ये डॉग फैमिली थी। मतलब नॉर्मली ये मॉन्स्टर हैं लेकिन ये बात कर सकते हैं और उनके पास सोचने समझने की पावर भी है। अभी वो डॉग फैमिली ना जाने क्यों केनेजी पर हमला कर रही थी। डॉग फैमिली को ये चीज पता है कि केनेजी ने जंगल में अपना घर बनाया है और वो यहाँ रहता है, लेकिन फिर भी वो एक ह्यूमन के साथ दोस्ती क्यों नहीं करेंगे। इस कारण से वो केनेजी पर हमला कर रहे थे। अभी केनेजी जानता है कि वो प्रॉब्लम में फंस चुका है क्योंकि वो अकेला है और वहाँ पीछे बहुत सारे डॉग बीस्ट है, लेकिन फिर भी केनेजी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। इसलिए उसने तुरंत ही अपनी वही गुलेल जो कि उसने पहले वीडियो से बचने में काम आई थी, जिसके बाद वो नॉर्मली रबर बॉल से उन डॉग्स पर हमला करने लगता है। वो ये देखकर हैरान था कि एक कमजोर सा ह्यूमन उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और वो भी यहाँ से भागने की वजह। लेकिन अभी तक उन्हें इस चीज में प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो केनेजी को घेर कर खत्म कर देंगे। पर अचानक ही केनेजी अपने पास से वही फायरक्रैकर्स निकालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब वो डॉग फैमिली भी डर चुकी थी। साथ ही अचानक से केनेजी ने अपनी वही मशीन जिससे उसने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए, इसे एक्सकावेटर कहते हैं, वो भी बाहर निकाल ली थी। इसलिए उसकी आवाज और साइज को देखकर ही वो डॉग फैमिली डर कर वहाँ से भाग जाती है। वैसे इसके बाद केनेजी वहाँ से उतरकर अपनी गाड़ी को वापस रख लेता है और देखने लगता है कि आखिर वो डॉग फैमिली यहाँ क्या कर रही थी। अचानक इसकी नजर वहाँ जमीन पर पड़ी एक इंजर्ड कैट पर पड़ती है। ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये कैट उस कैट फैमिली जैसी नहीं थी, मतलब ये नॉर्मल जानवर है, जबकि वो दूसरी फैमिली उन्हें डेमी ह्यूमंस भी कहा जा सकता है क्योंकि वो एनिमल होने के साथ साथ ह्यूमन जैसे भी दिखते हैं। अभी वो जो कैट फैमिली थी वो जमीन पर इसलिए पड़ी है क्योंकि उसे भी एक एरो लगा था और शायद ही डॉग फैमिली ने जानबूझकर किया क्योंकि डॉग और कैट दुश्मन होते हैं। केनेजी उस कैट के पास जाकर उसकी मदद करवाने वाला था, लेकिन वो कैट केनेजी को पास नहीं आने देती। लेकिन केनेजी नोटिस करता है कि अभी उस कैट को इतनी ज्यादा चोट लगी है कि अगर उसकी चोट को ठीक नहीं किया गया तो वो यही मार जाएगी। इसी वजह से केनेजी थोड़ी हिम्मत कर उसके नजदीक आता है। साथ ही अपनी ऑनलाइन शॉप से वो कुछ ऐसी चीजें खरीद लेता है जिससे अगर उस कैट ने उसके हाथ पर बाइट करने की कोशिश की तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़े। अचानक ही वो देखता है कि कैट ऐसा करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो केनेजी पर हमला कर पाए। इस चीज से केनेजी के लिए काम आसान हो गया था, उसकी बॉडी पर लगे उस एरो को निकालना और बाद में अल्कोहल खरीद कर उस पर वो अल्कोहल लगा देना। ये जो अल्कोहल थी ये जर्म्स को खत्म कर देगी और मेडिसिन की तरह काम करेगी। लेकिन केनेजी जानता है कि वो उस कैट को इस तरह से जंगल में छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि फिर उसके बचने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। इसी वजह से केनेजी फैसला करता है कि उसे इस कैट को अपने घर ले जाना चाहिए। वो बाद में एक ट्रॉली खरीदता है जिसमें उसने उस कैट को रखकर उसे खींचते हुए अपने घर ले आया था। केनेजी उसे एक चटाई पर लिटाता है और बाद में सोचने लगता है कि वो क्या करे जिससे इसकी चोट जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन केनेजी सोच रहा था कि वो इस वर्ल्ड में आया है जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है। हालांकि उसने अभी तक किसी मैजिशियन को नहीं देखा, पर जो विजार्ड था वो एक तरह से एक मैजिशियन ही है। इस वजह से अगले ही दिन केनेजी उसके पास पहुंच जाता है। केनेजी उससे हीलिंग मैजिक के बारे में पूछ रहा था और जब केनेजी अपनी सारी सिचुएशन बताता है तो विजार्ड समझ जाता है कि केनेजी ने जिस कैट को पकड़ा है वो एक बॉब कैट है। ये शायद किसी तरह की कोई स्पीशीज होती होगी, पर जो भी है उसे बॉब कैट कहा जाता है। वो विजार्ड केनेजी से कहने लगता है कि आखिर तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो, तुम उसे मार कर बेच सकते हो, इससे तुम्हें अच्छे खासे प्रॉफिट्स होंगे। इन सब से केनेजी का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन केनेजी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बाद में जब उसी ओल्ड लेडी के पास पहुँचता है उस स्टॉल के पास वाली जगह पर, तो वहाँ उसकी मुलाकात महिला से होती है। ये वही कैट गर्ल है जो कि केनेजी के पास आकर अचानक से ही फिर से केनेजी को स्मेल करने लगी थी। स्मेल करने के कारण ये पहचान जाती है कि केनेजी की मुलाकात किसी बॉब कैट से हुई है। असल में माइल की जो फैमिली है या यूं कह लो कि माइल की जो स्पीशीज है, मतलब कैट बीस्ट वाले स्पीशीज, वो बॉब कैट्स को गॉड का मैसेंजर मानते हैं। इसी वजह से माइल केनेजी से बॉब कैट के बारे में पूछने लगती है और केनेजी उससे सारी स्टोरी बताता है। बाद में जब माइल घर पहुंचती है तो मतलब केनेजी के घर पर वो बॉब कैट को देखती ही समझ जाती है कि इस पर जरूर उन डॉग बीस्ट वालों ने हमला किया था। अभी माइल को इस बारे में बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कह रही थी कि वो उन डॉग बीस्ट से इस चीज का बदला जरूर लेगी। वैसे अभी बदला लेने का समय नहीं है अभी के लिए। तो केनेजी ने नोटिस किया कि वो बॉब कैट अब पहले से ठीक है, लेकिन वो एक कैट है, इसलिए जहाँ उसे चोट लगी है वो वहाँ लिख कर रही थी। इसी वजह से केनेजी उसके गर्दन पर एक कोन लगा देता है
है। जिन लोगों के पास पेट है वो ये चीज समझ सकते हैं। इस तरह के कौन से अब वो अपनी चोट को टच नहीं कर पाएगी। अब ये चीज देखकर माइल केनिची की तारीफ करते हुए कहने लगती है कि तुम तो एक डॉक्टर की तरह सारी चीजें संभाल रहे हो, क्या तुम पहले डॉक्टर थे? जिस पर केनिची कहता है कि नहीं, वो डॉक्टर नहीं था, मगर ये सब बेसिक नॉलेज जो कि सबके पास होनी चाहिए। अभी उस कैट गर्ल की मदद करने की वजह से माइल केनिची से बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए वो तुरंत ही बाहर जाकर थोड़ी हाउंटिंग वगैरह कर कुछ वर्ड्स पकड़ कर लाती है जो कि केनिची इस बॉब कैट को दे सके। बाद में ये लोग भी वही खा लेते हैं और ऐसा करते करते रात हो जाती है। माइल बताती है कि वो थक चुकी है, इसलिए वो अपने घर नहीं लौटने वाली। वैसे अभी शाम हुई थी और केनिची जानता है कि माइल भी अपनी फैमिली की मदद करवाती है, इसलिए केनिची कहने लगता है कि तुम यहाँ रुकोगी तो वो लोग चिंता करेंगे, और दूसरी चीज ये भी कि तुम्हें भी तो कुछ काम होगा। जिस पर माइल कहती है कि नहीं, अभी बॉब कैट बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए वो अपने काम पर फोकस वैसे भी नहीं कर पाएगी, इसलिए वो यही रुकना चाहती है। केनिची को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन केनिची के पास सिर्फ एक ही बेड है, पर माइल को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती है कि हम शेयर कर लेंगे। कमाल की बात ये थी कि केनिची ने अभी अपनी ऑनलाइन शॉप से दूसरा बेड ऑर्डर नहीं किया था, और ये जो बेड है ये भी सिंगल बेड है, मतलब इस पर सिर्फ एक ही आदमी बन सकता है। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात ये है कि इन दोनों को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि माइल केनिची के ऊपर लेट गई थी, इसलिए उन्हें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि केनिची ने अपने घर के बाहर जो फार्म क्रिएट किए थे उन जगह पर उसने प्लांट्स लगा दिए हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि केनिची को पानी की जरूरत है, और अभी पेड़ों को पानी देने के लिए उसे साइकिल से वहाँ उस रिवर तक जाना पड़ता है। केनिची सोच रहा था कि उसे हैंड पंप के बारे में सोचना चाहिए, मतलब अगर हैंड पंप यहाँ लग जाए तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर ये चीज वो कल करेगा क्योंकि अभी रात हो चुकी है। वो चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जब वो जागता है तब अचानक की वो बॉब कैट उसके ऊपर जंप कर देती है। केनिची तो समझ चुका था कि वो ठीक हो चुकी है, इसलिए केनिची ने बाद में उसकी गर्दन पर वो कॉलर हटा दी और उसे आजाद कर दिया। वैसे अब जरूरी काम था एक हैंड पंप तैयार करना, लेकिन हैंड पंप में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए केनिची सोच रहा था कि एक इलेक्ट्रिक पंप तैयार किया जाए। अभी इस चीज में बहुत मेहनत लगेगी, इस वजह से आज वो स्टॉल नहीं लगाता और छुट्टी लेता है। वहाँ घर पर ही एक बड़ा सा गड्ढा करने के बाद उसने एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक हैंड पंप बना लिया था, जिससे अब उसे अनलिमिटेड पानी मिलेगा। बाद में वो अपनी वही टंकी भरने लगता है नहाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ प्रीमोल आ जाती है। असल में वो केनिची की शॉप पर गई थी, लेकिन उसे पता चला कि केनिची ने आज शॉप ओपन नहीं की, और फिर बाद में उसकी मुलाकात माइली से हुई, जिससे उसे पता चला कि केनिची अभी जंगल में रह रहा है घर बनाकर, इसलिए वो वहाँ उससे मिलने के लिए आ गई। वैसे वो हैरान है कि केनिची ने खुद से इतना बड़ा घर तैयार कर लिया। वैसे तो इसमें कैट फैमिली ने मदद की थी, लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल काम है। तब उसकी नजर घर के पीछे रखी हुई एक्सकवेटर मशीन पर पड़ती है, जिसकी हेल्प केनिची ने ली थी। अभी उस मशीन को देखकर वो हैरान थी, क्योंकि उसने ऐसी मशीन पहले कभी नहीं देखी, इसलिए वो केनिची से पूछने लगती है कि ये क्या है। अभी केनिची को समझ में नहीं आता कि वो उसे कैसे एक्सप्लेन करे, इसलिए केनिची कहता है कि ये उसका समथिंग फैमिलियर है, जो कि उसने अपनी मदद के लिए समन किया था। अभी बात सुनकर प्रोमिला को लगता है कि केनिची मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो थोड़ी सी और ज्यादा हैरान हो गई। पर केनिची बाद में उससे कहता है कि इस चीज को वो सीक्रेट रखे, और जब वापस घर लौटे तो किसी को भी इस बारे में ना बताए। अभी केनिची जब ये बात कह रहा था तब उसके दिमाग में एक और बात आती है। वो सोचता है कि अभी शाम हो चुकी है और इतनी लेट जो सिटी के मेन गेट होते हैं वो बंद हो चुके होते हैं, मतलब प्रीमुला घर नहीं जा सकती। ये चीज प्रीमुला ऑलरेडी जानती थी, इसलिए वो केनिची से इतना ज्यादा लेट मिलने के लिए आई। वरना तुरंत ही सोचो इसका और क्या रीजन हो सकता है। अभी प्रीमुला को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर प्रॉब्लम केनिची को थी, क्योंकि उसके पास सिंगल बेड है। वैसे तो वो एक और बेड खरीद सकता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो प्रीमुला से कह रहा था कि उसके पास एक ही बेड है, इसका मतलब उसे यहाँ रुकने में प्रॉब्लम होगी। पर प्रीमुला को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक ही बेड है तो वो उसे शेयर कर सकते हैं। वैसे इस दौरान प्रीमुला की नजर वहाँ पीछे रखी उसी टंकी पर पड़ती है जिसमें केनिची ने पानी भर रखा था खुद के नहाने के लिए। वो केनिची से पूछने लगती है कि अब ये क्या चीज है, तो केनिची बताता है कि ये हॉट बात है। अभी प्रीमुला को इसके बारे में भी कुछ नहीं पता था, इसलिए केनिची उसे समझाने के लिए एक डेमो लेने की परमिशन देता है। बाद में केनिची ने उस पानी को गर्म कर दिया था जिसमें प्रीमुला नहा रही थी। अभी केनिची ने कोई परफेक्ट बाथरूम क्रिएट नहीं किया, मतलब कि एक परफेक्ट सेफ जगह जो कि पूरी तरह से बंद हो। यहाँ एक साइड तो वॉल थी, पर दूसरी साइड पूरा जंगल दिखता है, जिस वजह से प्रीमुला को थोड़ा सा डर लग रहा था, या फिर सच में उसे ऐसा लग भी रहा था या नहीं। पर फिर भी वो केनिची से कह रही थी कि वो कहाँ है। अब उसे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है। केनिची कहता है कि वो दीवार की दूसरी साइड बैठा हुआ है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। पर प्रीमुला कहने लगती है कि तुम यहाँ सामने ही बैठो, क्योंकि मुझे सच में बहुत अजीब फील हो रहा है। यार यहाँ क्या हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि अगले सीन में हम सीधा केनिची के कमरे में आ गए, मतलब केनिची के इकलौते कमरे में, क्योंकि उस कैबिन में एक ही कमरा है। वहाँ केनिची ने एक और बेड समन कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि माइली के साथ हुआ वो प्रीमुला के साथ भी हो, क्योंकि प्रीमुला का वजन ज्यादा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केनिची को उसके फादर के साथ बिजनेस करना है, इसलिए अभी वो इन चीजों से दूर ही रहना चाहता है। क्या केनिची ने प्रीमुला को उसके नहाने के बाद जो टॉवल दी थी वो बहुत ही अलग टॉवल है,
क्योंकि ये उसने ऑनलाइन शॉप से खरीदी है, इसलिए वो प्रिमिला को बहुत ही पसंद आ रही थी। वो केनिची से कहती है कि उसे ऐसी और टॉवल खरीदनी है, पर केनिची बताता है कि ये बेचने के लिए नहीं है। केनिची ने ये नहीं सोचा था कि वो ये चीज भी बेचने के लिए लाएगा, लेकिन प्रिमिला को वो पसंद आ रही थी, इसलिए केनिची ने उसे वो देने का प्रॉमिस कर दिया है। बाद में केनिची ने उसे नाइट गाउन भी दिया था, क्योंकि नॉर्मल सी बात थी, अब प्रिमिला यहीं पर रहने वाली है, कम से कम आज रात तो वो यहीं रहेगी, इसलिए उसने वो कपड़े उसे दिए, जो कि प्रिमिला को और ज्यादा पसंद आ गए और वो डिमांड करने लगी कि उसे ऐसे कपड़े चाहिए। साथ ही वो केनिची से कह रही थी कि अगर केनिची के पास सच में इतनी कमाल की चीजें हैं तो इस किंगडम का सबसे ग्रेटेस्ट मर्चेंट बन सकता है। पर केनिची उससे कहता है कि उसका ऐसा कोई भी गोल नहीं है, क्योंकि वो शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, और वैसे भी ग्रेटेस्ट मर्चेंट बनने में उसे नोवेल की अटेंशन में आना होगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि ये चीज बस उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। खैर उसे बस पैसा कमाना है और एक पीसफुल जिंदगी जीनी है। जो सुनकर प्रिमिला कहती है कि वो जिस तरह से भी केनिची की मदद कर पाए वो जरूर करेगी। वैसे अब बाद में जब ये सोने लगे तब केनिची ने एक और बेड खरीदा, जिससे कि वो चीज रिपीट ना हो जो प्रिमिला के साथ हुई थी। ये चीज मैं अभी बता चुका हूँ, लेकिन उसने बेड असल में अब खरीदा है, और जब ये चीज प्रिमिला को पता चली तो उसे इस चीज पर बहुत गुस्सा आया था। मतलब वो तो वहाँ वही करने गई थी जो कि नहीं हो पाया। खैर सीन चेंज होकर वहाँ बाउंटी वाले आदमी शागा के पास आता है, जिससे हमने पिछले पार्ट में देखा था। अभी शागा को एक लेटर मिला है। ये लेटर किसकी तरफ से है और इसमें क्या लिखा हुआ है ये चीज हमें कुछ देर बाद पता चलेगी, इसलिए अभी हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, पर जल्दी वो कुछ खतरनाक करने वाला है। अभी के लिए वापस से सीन चेंज हो चुका था और सीधा अगले दिन पर आ गया था, जहाँ हम देखते हैं कि केनिची अभी प्रिमिला को लेकर उसके फादर के घर जा रहा था, जहाँ पहुंचकर प्रिमिला अपने फादर को वही टॉवल वगैरह खरीदने की बात करती है जो कि उसने रात को केनिची से ली थी। जब प्रिमिला के फादर उन टॉवल्स को देखते हैं तो उन्हें उनकी क्वालिटी बहुत पसंद आती है, इसलिए उन्होंने केनिची को उसका ऑर्डर दे दिया था। अब केनिची सोचता है कि अगर जब वो कपड़े के बिजनेस में आ ही गया है तो क्यों ना थोड़ा और ज्यादा स्पाइसी ट्रेंडी ट्राई करे। वो अपने पास से कुछ और दूसरे नाइटी गाउन निकालता है जो कि सच में स्पाइसी थे। इसी वजह से प्रिमिला के फादर को मना करना पड़ता है। खैर प्रिमिला यहाँ पर उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, पर अभी उसके इंटरेस्टेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर तभी हम देखते हैं कि प्रिमिला की वो मेड मार्गरेट कुछ लेटर्स लेकर वहाँ पहुँचती है। यहाँ कुछ बुक्स भी थे और कुछ लेटर्स भी थे। केनिची अभी उनके बारे में प्रिमिला के फादर से पूछता है, तो वो बताते हैं कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि एक नई डबल एंट्री स्कीम से कुछ रिलेटेड है। अभी केनिची ये चीज सुनकर थोड़ा सा हैरान था। मुझे चीज ज्यादा समझ में नहीं आई थी, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं बता दूं कि बस एक नॉर्मल सी चीज जो कि जापानीज कल्चर में एग्जिस्ट करती है। तब के टाइम पर जिस टाइम से केनिची आया है और अभी ये स्कीम यहाँ पब्लिश होना, ये थोड़ी सी अजीब बात थी। मतलब केनिची के अलावा उस कल्चर को और कोई नहीं जानता। खैर केनिची का शक तब बढ़ जाता है जब प्रिमिला के फादर उसे हैंडपंप दिखाते हैं। असल में हैंडपंप को इस टाइमलाइन में भी किसी ने इन्वेंट कर लिया है। वो भी बात कर रहे थे कि कुछ समय पहले ही किंग को किसी ने इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और ये सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब केनिची ये तो नहीं बताता कि वो इस सब के बारे में ऑलरेडी जानता है, लेकिन वो खुद से यही जरूर समझ चुका था कि जरूर मार्केट में उसका कंपटीशन आ चुका है। खैर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि प्रिमिला अभी लगभग डेली केनिची के घर पर आने लगी थी, क्योंकि केनिची ने डबल बेड खरीद लिए थे, जिस वजह से वो चीज नहीं हो पा रही जो कि पहली बार में हो जाती। इस वजह से वो मौके की तलाश में है। खैर वो केनिची को बताती है कि अब वो कुछ दिन केनिची से नहीं मिल पाएगी। इसका रीजन ये है कि वो अपने फादर के साथ ट्रेडिंग पर्पस से कहीं दूसरे टाउन जा रही है और वो कुछ हफ्तों बाद लौटेगी। केनिची को उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खैर अभी जब प्रिमिला नहा रही थी तो वो केनिची से उस नाइटी गाउन के बारे में पूछती है जो कि थोड़ा सा स्पाइसी था। इस वजह से प्रिमिला के फादर ने मना कर दिया, पर अभी प्रिमिला उसी के बारे में पूछ रही थी। केनिची कहता है कि क्या तुम किसी को उससे इम्प्रेस करना चाहती हो? प्रिमिला और किसी को नहीं बल्कि केनिची को इम्प्रेस करना चाहती है, लेकिन केनिची के हिसाब से अभी उन्हें इस तरह के रिलेशन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि केनिची एक ओल्ड मैन है, मतलब वो रिटायर हो चुका है। इससे उसकी एज का पता चलता है, लेकिन प्रिमिला को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खैर केनिची जानता है कि प्रिमिला को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके फादर को तो प्रॉब्लम होगी। पर प्रिमिला बता दी कि नहीं, उसके फादर को भी इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो अपने फादर से परमिशन भी ले चुकी है। केनिची इस बात से बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन अभी केनिची कई तरह के बिजनेस में फंस चुका है। ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है, मतलब उसके दिमाग में अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिस वजह से वो इस तरह की चीजों पर फोकस नहीं कर सकता। इसलिए वो प्रिमिला से कहता है कि ठीक है, इस बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। प्रिमिला को भी इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि केनिची ने हाँ कह दी, मतलब अब कभी तो इस बात पर डिस्कशन होगी। खैर अगले दिन हम देखते हैं
कि सुबह केनिची से मिलने के लिए कोई आया होता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जिसने केनिची से वो कटाना खरीदी थी। वैसे इस नाइट का नाम नार्स बॉल है। ये नाम बहुत ही अजीब है लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते। नार्स बॉल अभी यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे एक मिशन दिया गया जिसमें उसे जंगल में आकर देखना था कि आखिर वो कौन आदमी है जो कि जंगल के बीच रह रहा है। मतलब नॉर्मल सी बात थी कि इसके गिल्ड वालों को शक जरूर होगा क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अभी जब नार्स बॉल केनिची से मिलता है तो वो केनिची से कहता है कि अब वो श्योर है कि वो गिल्ड में जाकर ये चीज रिपोर्ट कर सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो केनिची को जानता है। केनिची एक भला आदमी है, इसके लिए केनिची नार्स बॉल को शुक्रिया कहता है। वैसे अभी जब ये लोग चाय वगैरह के लिए बैठते हैं तो यहाँ किंगडम की भी बातें निकलती हैं, जिस बीच नार्स बॉल एक अजीब से आदमी के बारे में बताता है जो कि अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है। उस अजीब आदमी ने बहुत सारी डिस्कवरी की जिनमें से एक डिस्कवरी है मेयोनेज की डिस्कवरी, और ये ज्यादा पॉपुलर इसलिए हो गई क्योंकि मेयोनेज लोग खा भी रहे हैं। और साथ ही उस आदमी ने मेयोनेज की मदद से एक ड्रैगन को हरा दिया। ना जाने उसने ये कैसे किया लेकिन उसने ये सच में किया, जो कि एक अच्छा मार्केट स्ट्रेटजी हो सकती है क्योंकि अब उसकी मेयोनेज और ज्यादा खतरनाक तरीके से बिकने लगी है। केनिची इस बात को सुनते ही समझ चुका था कि अब तो पक्का कि वो आदमी फ्यूचर जापान से आया है। खैर केनिची को अभी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि केनिची की मुलाकात उससे जल्दी तो होने नहीं वाली। यहाँ से सीन सीधा अगले महीने पर शिफ्ट होता है। बीच में क्या क्या हुआ ये हमें जानने की जरूरत नहीं क्योंकि अब वो दिन आ चुका है जिस दिन प्रिमुला और उसके फादर उस ट्रेडिंग बिजनेस की ट्रिप से वापस लौट आएंगे। केनिची सोचता है कि उसे जाकर उनसे मिलना चाहिए। खैर अभी तक उनकी गाड़ी वहाँ नहीं लौटी है, इसलिए वो सोचता है कि वो शाम को शॉप बंद कर उनसे मिलने के लिए जरूर जाएगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये भीड़ की आवाजें थी जिन्हें सुनकर वो तुरंत ही वहाँ मार्केट की तरफ भागता है। यहाँ मैं सेंट्रल मार्केट की बात कर रहा हूँ क्योंकि केनिची साइड में अपना बिजनेस लगाता है। वहाँ भीड़ थी, भीड़ के बीच में से केनिची आगे पहुँचता है तो उसे वहाँ प्रिमुला के फादर मेलो देखते हैं। वो भी बहुत परेशान लग रहे थे। वो सभी को बताते हैं कि वो जिस गाड़ी में आ रहे थे उस गाड़ी पर लुटेरों ने हमला कर दिया और उनका सारा सामान लेकर सामान गया भाड़ में। वो उनकी बेटी को लेकर चले गए। अभी सुनकर लोगों को बहुत गुस्सा आता है लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जिन लुटेरों ने उन पर हमला किया उन लुटेरों का लीडर शागा है और शागा से कोई पंगा नहीं ले सकता क्योंकि सब उसके बारे में जानते हैं। अभी प्रिमुला के फादर बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। अगर वो गिल्ड में इस चीज की रिपोर्ट करवा कर एक मिशन तैयार करवाते हैं और साथ ही नाइट को भी ऑर्डर करते हैं तो भी इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और उनके पास इतना समय नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को बचाना है। तभी सीन चेंज होकर वहाँ प्रिमुला पर आता है जिसके साथ अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ऐसा इस वजह से क्योंकि वो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसलिए सागा ने फैसला किया कि अगर वो सही कंडीशन में किसी बड़े नोबल को उसे बेच दे तो उससे सागा को अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। ये बात पूरी तरह से नॉर्मल और प्रैक्टिकल थी। इसी वजह से प्रिमुला के फादर भी जानते थे कि यही सब कुछ होगा। इस कारण से उन्हें और ज्यादा चिंता हो रही थी। अभी कोई नाइट या फिर कोई दूसरा आदमी उनकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो केनिची से ही रिक्वेस्ट करने लगते हैं। केनिची एक मिडिल एज आदमी है जो कि लड़ नहीं सकता लेकिन फिर भी वो प्रिमुला की परवाह करता है और माइली भी उसकी फ्रेंड है। इस कारण से वो फैसला करता है कि वो प्रिमुला को बचाने के लिए जरूर जाएगा। खैर केनिची के पास पैसे नहीं है कि वो कुछ खरीद पाए, इसलिए वो प्रिमुला के फादर से हेल्प मांगता है और वो तुरंत ही एक बैग भरकर गोल्ड कॉइन केनिची को दे देते हैं जो कि सच में बहुत ज्यादा पैसा था। केनिची उस पैसे को लेकर उनसे पूछता है कि क्या उन्हें शागा की लोकेशन के बारे में कुछ पता है, तो इस पर वो बताते हैं कि शागा और उसके आदमी एक रूइन के पास रहते हैं। रूइन मतलब एक तबाह हुई जगह, जैसे कि पहले कोई मेंशन हुआ करता था, वो पूरी तरह से टूट चुका है और वहाँ कोई नहीं रहता। इसलिए शागा और उसके आदमियों ने उस मेंशन को अपना बना लिया। अभी लोग वहीं रहते हैं लेकिन फिर भी उन पर कोई हमला नहीं कर पाया। इस चीज से उनकी पावर का पता लगता है लेकिन खैर केनिची को वहाँ जाना ही होगा। इस वजह से केनिची अपनी ऑनलाइन शॉप में देखने लगता है कि क्या वो खरीद सकता है। अभी जो डिस्टेंस थी वो करीबन 50 किलोमीटर की है। इस वजह से केनिची को एक गाड़ी की जरूरत होगी जिससे कि वो जल्दी वहाँ पहुँच पाए। केनिची को सबसे सही चीज एक ट्रक दिखता है जिसे वो खरीदने वाला था, लेकिन सबसे पहले वो उन लोगों को थोड़ा सा दूर हटा देता है और कहता है कि वो समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए वो सभी दूर रहे। और बाद में वो इस तरह से बिहेव करने लगता है जैसे कि वो सच में किसी तरह के समनिंग स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि किसी को शक ना हो। वैसे अब जैसे ही वो बड़ा सा ट्रक वहाँ उनके सामने आता है तो केनिची उस ट्रॉली पर चढ़कर सभी से कहने लगता है क्या कोई अभी है जो कि उसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि शागा एक बड़ा क्रिमिनल है। उसे खत्म करने के बदले इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ी सी बाउंटी है। लेकिन फिर भी लोग डरे हुए थे, इसलिए कोई भी केनिची की मदद नहीं करना चाहता। केनिची भी अभी सोच रहा था कि शायद उसे ये काम अकेले ही करना होगा, लेकिन इतने में ही वहीं बॉब कैट जिसकी मदद केनिची ने की थी वो वहाँ ट्रक पर आ जाती है। वैसे वो तो बोल नहीं सकती और केनिची को भी वो कैट लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन फिर भी केनिची समझ चुका था कि वो भी केनिची की मदद करना चाहती है, इसलिए केनिची उसे शुक्रिया कहता है। वैसे इतने में ही अब वो कैट फैमिली भी वहाँ पहुँच चुकी थी जिसमें माइली और बाकी सभी फैसला करते हैं कि वो भी केनिची की मदद करेंगे क्योंकि केनिची ने उन्हें पार्टी दी थी। लेकिन देखा जाए तो सच में वो केनिची की पहले भी बहुत ज्यादा मदद कर चुके हैं। केनिची उन्हें शुक्रिया कहता है और बाद में उनके लिए थोड़े मॉडिफाइड वेपन्स खरीदता है जैसे कि एक हाई टेक बो एंड एरो, मतलब एक
एक धनुष जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है, और साथ ही माइली के पेरेंट्स के लिए कुछ तलवारें जिससे क्लोज रेंज में मदद मिलेगी। अभी केनिची इस चीज से खुश था कि उसे फाइनली कुछ लोग मिल गए जो कि उसकी मदद करेंगे, लेकिन इतने में ही वहाँ नर्सवेल भी आ जाता है और कहने लगता है कि क्या उन्हें और मदद चाहिए। केनिची इस चीज से खुश था कि एक एक्सपीरियंस्ड नाइट उनके साथ जाएगा तो ये चीज और ज्यादा आसान हो जाएगी, लेकिन केनिची थोड़ा सा हैरान है क्योंकि नर्सवेल ने अभी अपनी आर्मर वगैरह पहन रखा है। केनिची पूछता है कि तुम अभी जब सिटी में घूम रहे हो तो तुम इस आर्मर को क्यों पहने हो, जिस पर नर्सवेल बताता है कि उसने जब से केनिची से वो तलवार खरीदी थी उसे अभी तक मौका ही नहीं मिला इसका इस्तेमाल करने का, इसलिए उसने आर्मर वगैरह सब पहन कर तैयारी कर ली है कि कहीं उसे कोई चोर वगैरह मिल जाए और वो अपने वेपन का इस्तेमाल कर पाए। खैर अब फाइनली उसे मौका मिल चुका है, इसलिए वो केनिची की मदद करना चाहता है। उसके लिए केनिची उसे भी शुक्रिया कहता है, अपने ट्रक पर बुला लेता है। वैसे इतने में ही वो वहीं ओल्ड मैन मतलब वही विजार्ड पहुंचते हैं जो कि उस शॉप पर केनिची को मिल रहे हैं। वो भी केनिची की मदद करना चाहते हैं। केनिची इस चीज से बहुत हैरान था। केनिची कहता है कि आप बूढ़े हैं, कहीं आप खुद ही प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, पर ओल्ड मैन बहुत ही शांति से कहते हैं कि बूढ़े होंगे तुम्हारे अंकल, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। साथ ही वो बताते हैं कि वो अपने यंग टाइम पर एक मैजिशियन हुआ करते थे और उनका नाम चलता था, इसका मतलब अभी भी वो 2-4 नॉर्मल चोरों को तो आराम से उठाकर फेंक देंगे। इतना कहते हुए उन्होंने अपने मैजिक पावर को भी दिखाया और साथ ही कहा कि वो जरूर कुछ न कुछ हेल्प करेंगे, इसलिए उन्हें भी साथ आने दीजिए। केनिची उन्हें भी शुक्रिया कहकर अपने ट्रक पर बुला लेता है, जिसके बाद अब वो वहाँ पर उसकी ओल्ड लेडी की एंट्री होती है। ये वही है जो भी केनिची के स्टॉल के पास में अपना स्टॉल लगाती है। ये भी केनिची की मदद करना चाहती है। केनिची कहता है कि आप तो मत लड़िए क्योंकि सच में मैं नहीं चाहता कि इस काम के चलते कोई प्रॉब्लम में फंसे, पर वो ओल्ड लेडी कहने लगती है कि भले ही मैं लड़ नहीं सकती लेकिन मैं मोरल सपोर्ट के लिए तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, और नॉर्मली वहाँ इतने लंबे डिस्टेंस तक तुम्हें पहुँचाने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो रास्ते में मैं खाने पीने की जो व्यवस्था होगी वो मैं कर दूंगी। मतलब नॉर्मली कहें तो वो भी मदद करना चाहती थी, इस वजह से केनिची उन्हें मना नहीं कर पाता। वैसे उनके बाद अब प्रिमुला के फादर भी कहने लगते हैं कि उन्हें भी साथ चलना चाहिए, लेकिन केनिची उन्हें मना कर देता है और कहता है कि आप यहीं रुकिए, हम लोग प्रिमुला को बचा कर ले आएंगे। वैसे इतने ज्यादा लोग आएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए केनिची आखिर बार और बाकी लोगों से पूछता है, लेकिन वो सभी वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो लोग खुद को खतरे में नहीं डालना चाहते। वैसे अब उन्हें यहाँ से निकलना था, लेकिन निकलने से पहले इन्हें सबसे पहले वहाँ उस गिल्ड में इस चीज की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ये एक मिशन के लिए जा रहे हैं जिससे अगर ये शाका को पकड़ ले या उसे मार दे तो कम से कम इसके बदले उन्हें वो रिवॉर्ड मिल जाएंगे, वरना गिल्ड वाले कह देंगे कि तुमने इस चीज की रिपोर्ट हमें नहीं दी। खैर जब ये वहाँ पहुंचकर उस मिशन को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके बाद केनिची और उसकी टीम वहाँ से निकल चुकी थी। खैर रज़ालिया भी इस चीज की वजह से बहुत टेंशन में आ गई थी क्योंकि उसे पता चलता है कि केनिची शाका जैसे लुटेरे से लड़ने के लिए जा रहा है। वैसे दूसरी तरफ वहाँ केनिची और उसके दोस्त ट्रक में बैठकर निकल चुके थे। इस तरफ टाउन के जो बाकी लोग हैं जो कि मदद वगैरह तो कुछ भी नहीं कर पाए, वो ये बात और कर रहे थे कि अब शायद केनिची और वो लोग वापस लौट कर नहीं आएंगे क्योंकि उनके हिसाब से केनिची को अच्छा खासा पैसा मिल चुका है, जिसका मतलब यही है कि वो पैसा लेकर भाग जाएगा और वैसे भी उसे लौट कर आने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात ये भी कि कौन शाका जैसे क्रिमिनल से पंगा लेगा। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और केनिची के ग्रुप पर आता है। हम देखते हैं कि वो लोग अभी रास्ते में रुक गए थे क्योंकि शाम हो चुकी है और अब उन्हें खाने की तैयारी करनी होगी। एक बार फिर से सीन चेंज होता है और वहाँ उस जगह पर आता है जहाँ प्रिमुला को कैद करके रखा गया था। शाका एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसने सिर्फ प्रिमुला को ही कैद नहीं किया, उसके पास बहुत सारे कैदी हैं और उनमें से एक है वही बच्ची जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। अभी वो प्रिमुला के पास आई थी एक ब्रेड का बड़ा सा टुकड़ा लेकर, जो कि वो प्रिमुला को देना चाहती है क्योंकि प्रिमुला को खाना नहीं दिया गया। खैर प्रिमुला कहती है कि नहीं, इसे तुम ही खा लो। इससे वो बच्ची खुश हो गई थी। वैसे प्रिमुला अभी बिल्कुल भी टेंशन में नहीं लग रही थी। वो उसी बच्ची से पूछती है कि क्या तुम्हें भी यहाँ बंदे बनाकर रखा गया है, जिस पर वो बच्ची हाँ करती है। तो प्रिमुला कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ से भागोगी, जिस पर वो बच्ची हाँ करती है। लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि सच में वो लोग यहाँ से निकल पाएंगे, लेकिन प्रिमुला जानती है कि कोई ना कोई उसकी मदद के लिए आता ही होगा। सीन चेंज होकर उस कोई ना कोई पर आता है जो कि अभी पार्टी कर रहा है, मतलब वो लोग खाना खा रहे थे। खैर खाना वगैरह पूरा करने के बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरह से वो शाका पर हमला करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि शाका अकेले तो वहाँ उनका इंतजार नहीं कर रहा होगा। वो एक बहुत बड़ा लुटेरा है जिस कारण से उसके पास बहुत सारे साथी हैं जिनसे 9 लोग सीधा जाकर नहीं लड़ सकते। अभी ये जो प्लान था इसके मुताबिक माइली एक अलग रास्ते से वहाँ उससे कैंप के पास जाएगी जहाँ शाका और उसके साथी रह रहे हैं। वो वैसे तो एक तबाह हुआ रूइन है, लेकिन फिर भी उसे हम एक कैंप भी कह सकते हैं। उस जगह पर माइली इंफॉर्मेशन गैदर करेगी कि कितने लोग हैं और कहाँ हैं, जिससे इन लोगों को हमला करने में आसानी हो। वैसे अभी इतनी दूर से ये चीज मतलब कि ये बात केनिची तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था। इस वजह से केनिची ने अपनी शॉप से कुछ वॉकी टॉकी खरीद लिए हैं। उन लोगों को नहीं पता ये क्या है, लेकिन केनिची ने बस नॉर्मली उन्हें समझा दिया था कि ये एक रेडियो है जिससे दूर से लोग आपस में बात कर सकते हैं और अभी वो लोग भी प्रॉब्लम में हैं, इसलिए वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते। माइली वहाँ से चली गई थी, जिसके बाद ये लोग भी ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। वैसे इन्होंने उस ओल्ड लेडी
लेडी को वहाँ छोड़ दिया है क्योंकि वो सिर्फ खाना बनाने के लिए आई थी और केनिची नहीं चाहता कि वो वहाँ जाकर प्रॉब्लम में फंसे। साथ ही केनिची ने उन्हें बता दिया था कि अगर वो सही समय पर नहीं लौटे तो ओल्ड लेडी सीधा वापस लौट कर गिल्ड में इस चीज की रिपोर्ट कर दे, जिससे कि गिल्ड वालों को यहाँ आकर इन लोगों को भी बचाया जाए या कम से कम ये पता चल जाए कि इन लोगों का मिशन फेल हो चुका है। वैसे इधर माइली उस कैंप के पास पहुंच चुकी थी और नजर रख रही थी। दूसरी तरफ केनिची और बाकी सभी ट्रक में बैठकर उस दूसरे रास्ते पर पहुंच चुके हैं जहां उनके सामने वही रोइन है। बस अभी उन्हें हमला करने का मौका चाहिए था। वैसे तभी माइली वॉकी टॉकी से केनिची को बताती है कि यही सही मौका है क्योंकि उसने देखा कि वो लोग अभी पार्टी कर रहे थे। शायद वो पार्टी इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रिमोला मिली जो कि बहुत अच्छे दामों में बेची जा सकती है। इसी वजह से उन्होंने इस चीज को सेलिब्रेट करने का फैसला किया। इसलिए नॉर्मल सी बात थी, उन्होंने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली है और ये सही मौका है हमला करने का। अभी जब केनिची और उसका ग्रुप वहाँ ट्रक लेकर हमला करने के लिए निकलने वाला था तभी माइले के फादर केनिची को एक नट टाइप की चीज देते हैं। मतलब वो पेचकस वाला नट नहीं बल्कि खाने वाला नट। केनिची पूछता है कि ये क्या है तो वो कहते हैं कि वहाँ जाकर तुम्हें उन लोगों पर हमला करना होगा जिसमें कुछ लोगों की जान भी जाएगी जो देखकर तुम डर सकते हो क्योंकि ये चीज तुम पहली बार कर रहे हो, इसलिए इसे खा लो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। केनिची को ये चीज समझ तो नहीं आती लेकिन फिर भी वो उनकी बात मानकर उस नट को खा लेता है। इससे केनिची का दिमाग लगभग काम करना बंद कर दिया था। मतलब एक तरह से उसे नशा सा हो चुका था। अभी वो होश में तो है, बस वो ज्यादा सोच नहीं रहा, उसका मन शांत है। बाद में ये लोग ट्रक में बैठकर सीधा उस जगह की तरफ निकल पड़े थे। तभी हम वहाँ सामने शागा के दो आदमियों को देखते हैं जो कि अभी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और सामने नजर रखे हुए हैं। उनकी नजर ट्रक पर पड़ती है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ तो शागा को बताते ही हैं। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाए क्योंकि अचानक ही दो एरो सीधा जाकर उनके सर के आर पार हो जाते हैं। ये माइले ने चलाए थे जो कि दूर से ही इन्हें कवर दे रही है। वैसे इधर वो ओल्ड मैन मतलब कि वो विजार्ड अपने मैजिक की मदद से एक स्पेल क्रिएट करते हुए हमला करते हैं जिससे एक धमाका होता है और ये लोग उन चोरों के कैंप के बिल्कुल बीच पहुंच जाते हैं। मतलब फाइटिंग का समय आ चुका था लेकिन यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा चोर हैं। फिर भी प्रॉब्लम की बात नहीं थी क्योंकि जो कैट फैमिली है वो एक बीस्ट फैमिली है और वो पहले भी शिकार के लिए कई बार लड़ाई कर चुके हैं। इंसानों से तो नहीं पर फिर भी बड़े खतरनाक जानवर से जो कि इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसी वजह से उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर कई सारे चोरों को कुछ ही सेकंड्स में खत्म करने के लिए इस तरफ हम वहाँ नर्स बल को देखते हैं जो कि अभी अपनी तलवार लेकर बहुत ही आसानी से चोरों को मारते जा रहा था। शायद उसने भी वही नट खाया है जो कि माइले के फादर ने केनिची को दिया था। केनिची तो अभी नर्स बल की स्ट्रेंथ से बहुत ही ज्यादा हैरान था। इतने में ही एक चोर पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन तभी बॉब कैट सही समय पर वहाँ आकर उसे बचा लेती है। इससे केनिची समझ चुका था कि अब उसे एक जगह पर खड़ा ना रहते हुए इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी निकाल ली। ये वही एक्सकवेटर था जिसमें बैठकर अभी वो उन चोरों को दूर फेंकते जा रहा था और वो चोर भी उससे बहुत ज्यादा डरे थे क्योंकि उन्होंने इस तरह की मॉन्स्टर चीज पहली बार देखी है। खैर केनिची इस तरह से उस गाड़ी को आगे बढ़ाते जाता है और अचानक से एक दीवार से टकरा जाता है। दीवार में यहाँ होल हो चुका था और सामने वो सारे कैदी थे जिन्हें शागा ने पकड़ कर रखा था। वहाँ हर कोई था सिर्फ प्रिमुला को छोड़कर। केनिची अभी इस चीज से थोड़ा सा हैरान था लेकिन तभी उसे प्रिमुला की लोकेशन का पता चलती है। असल में शागा ऑलरेडी ये बात जानता था कि प्रिमुला को बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा, इसलिए उसने प्रिमुला को एक अलग जगह पर रखा और अभी उसने प्रिमुला को पकड़ लिया है और उसकी गर्दन पर अपनी ब्लेड रख दी है जिससे लड़ाई यही खत्म हो जाए। वैसे शागा को लगा नहीं था कि जो टीम यहाँ आएगी वो इतनी ज्यादा ताकतवर होगी क्योंकि शागा के सभी आदमी मारे जा चुके हैं। अभी वो बस अकेला बचा है लेकिन फिर भी प्रिमुला उसके पास है, मतलब वो बच सकता है। वो उन सभी से पीछे हटने को कहता है वरना वो प्रिमुला को खत्म कर देगा। सभी लोग रुक चुके थे लेकिन केनिची इस तरह से शागा को भागने नहीं दे सकता। इसी वजह से वो थोड़ा सा सोचता है और एक प्लान तैयार करता है जिसके बाद उसने वॉकी टॉकी के थ्रू माइली से कह दिया था कि जैसे ही वो इशारा करे तो वो तुरंत ही शागा पर हमला कर दे। अभी नॉर्मली डायरेक्टली हमला नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो शागा तुरंत ही प्रिमुला को खत्म कर सकता है। इसी वजह से केनिची अपनी ऑनलाइन शॉप से एक लेजर लाइट खरीदता है जिसे उसने सीधा शागा की आंख पर पॉइंट किया जिससे शागा को अचानक से प्रॉब्लम हुई और उसने गलती से प्रिमुला को छोड़ दिया। इसी चीज से मौका मिल गया इसलिए माइली को हमला करने का। उसने शागा पर हमला तो किया लेकिन हमला कंधे पर हुआ था, मतलब शागा अभी भी जिंदा है और उसकी ज्यादा पावर खत्म नहीं हुई है, इसलिए वो फिर से प्रिमुला की तरफ बढ़ने लगा था उस पर हमला करने के लिए। खैर इतने में ही अचानक से वही स्लेव गर्ल मतलब वही बच्ची अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वो ना जाने किस तरह की मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी लेकिन उस मैजिक के कारण शागा ने अपने माइंड पर कंट्रोल खो दिया था और वहाँ से नीचे गिर पड़ता है जिस वजह से माइली को मौका मिल जाता है और वो सीधा अपने एरो यहाँ शागा के सर पर हिट करते हुए उसे खत्म कर देती है। इन लोगों ने शागा को खत्म कर दिया था और प्रिमुला के साथ साथ बाकी सभी कैदियों को भी बचा लिया था। इसी चीज की खबर केनिची के एक आदमी के थ्रू वहाँ प्रिमुला के फादर तक पहुँचाने के लिए उस आदमी को भेज देता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि केनिची ने अपनी ऑनलाइन शॉप से बहुत सारे कपड़े वगैरह खरीद कर उन बाकी कैदियों को भी दे दिए थे। वैसे उन कैदियों
में सभी लड़की ही है, क्योंकि उन्हें शागा बेच सकता था, लड़कों का क्या ही करता वो। हालांकि उन्हें एज अ स्लेव यूज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा आदमी होंगे तो वो आपस में बात कर शागा पर ही हमला करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस वजह से उसने ऐसा कभी नहीं किया। खैर अभी केनिची ने उन सभी लड़कियों को कपड़े वगैरह दे दिए थे, साथ ही उन लड़कियों ने नाव वगैरह लिया था, क्योंकि वो बहुत टाइम से यहाँ कैदी बनकर रह रही थी। वैसे इसी दौरान केनिची उस छोटी बच्ची से मिलता है जिसके बाल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि वो लंबे समय से कैद थी। इसी कारण से केनिची ने अभी प्रिमला को एक कैंची दी जिससे वो उस लड़की के बाल वगैरह काट सके, जिससे वो नॉर्मल लगे। अभी प्रिमला उस कैंची से थोड़ी सी हैरान थी, क्योंकि इस तरह की चीज उसने कभी देखी नहीं है। वो केनिची से कहने लगती है कि क्या केनिची उसे इस तरह की सीजर और बेच सकता है, क्योंकि इनसे अच्छा बिजनेस बन सकता है। वैसे तभी बाकी लड़कियां प्रिमला को बताती है कि उसे पहले कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि वो केनिची से बात करने में इतनी ज्यादा खो गई कि वो भूल गई कि वो सिर्फ अभी एक टॉवल लपेटे हुए है, मतलब अभी उस टॉवल ने ही सब कुछ संभाला हुआ था। वैसे अब वो वहाँ से चली गई थी। इधर केनिची छोटी बच्ची से मिलता है जो कि अब नॉर्मल लग रही है, या यूं कह लो कि अच्छी लग रही है। वो छोटी बच्ची केनिची के इस काम से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उस केनिची ने ही उसे बचाया। साथ ही यहाँ वो केनिची को एक लेटर भी देती है। ये लेटर वही लेटर था जो कि शागा को मिला था, ये एक नोवेल की तरफ से। असल में इस तरह से हमला कर लड़कियों को पकड़कर बेचने का ये धंधा है। एक नोबल आदमी शागा को फंड कर रहा था, मतलब वो उसे पैसा देता था जिससे शागा अपने वो चोर भाइयों को अपने मिशन पर रख सके और ये लोग इस तरह से हमला कर लड़कियों को पकड़कर उन्हें बेच सके। लेकिन केनिची और उसके दोस्तों ने उनका ये बिजनेस खराब कर दिया। साथ ही अब ये लेटर नर्स बिल को मिल चुका था। वो कहता है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। वैसे अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है, मतलब इन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन अभी रात है इसलिए ये लोग यहीं सोएंगे। गद्दे वगैरह कम थे, इसलिए लोगों ने आसपास में गद्दों को शेयर कर दिया था। वैसे अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब ये चीज इस पार्ट के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती है कि इसका अगला पार्ट कब आएगा।